जय हिंद दोस्तों। पार्ट 1 में हमने वेन डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समूह में 30 लड़कियां हैं जो गीत गाती हैं या नृत्य करती हैं। इनमें से 20 लड़कियां गीत गाती हैं और 10 लड़कियां गीत भी गाती हैं और नृत्य भी करती हैं। तो कितनी लड़कियां नृत्य करती हैं ये बताना है हमें। तो हम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा था, उसमें A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। A यूनियन B मतलब कितने टोटल लोग हैं। A जो केवल गीत गाते हैं, B बताना है जो नृत्य करते हैं, A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ है। तो इस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे और सॉल्व करने पर जो नृत्य करते हैं उनकी संख्या आ जाएगी। अगर केवल फिगर से समझना चाहें तो इस तरह के समझ सकते हैं। पूरे लोगों की गणना की जाए तो वो केवल 30 हैं और गीत जो गाती हैं लड़कियां उनकी संख्या 20 है और 10 दोनों कॉमन हैं, जो नृत्य भी करती हैं और गाना भी गाती हैं। तो 10 तो कॉमन हो जाएंगी, तो 10 ही लड़कियां ऐसी बचती हैं जो गीत गाती हैं। 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 30 में अब बचा यही 10 जो नृत्य करती हैं। तो नृत्य करने वाली लड़कियों की भी संख्या टोटल हो जाएगी 20, गीत गाने वाली लड़कियों की भी संख्या हो जाएगी 20 और दोनों में कॉमन है 10 जो दोनों करती हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी अनार का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, 75 विद्यार्थी अनार संतरे दोनों का रस पीते हैं। पचहत्तर विद्यार्थी दोनों का रस पीते हैं। ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी ना तो अनार का रस ना संतरे का रस पीते हैं। यानी जो उन व्यक्तियों की संख्या बताना है जो इन डायग्राम के बाहर स्थित हैं, उनकी संख्या हमें बताना है। टोटल हमें संख्या दिया है 400 और जो अनार का रस पीते हैं उनकी संख्या है 100 और जो संतरे का रस पीते हैं उनकी संख्या है 150 और 75 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। तो 75 तो व्यक्ति कॉमन है तो उनको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगर 75 व्यक्ति कॉमन है तो 150 में अगर हम 75 को घटा देते हैं तो 75 व्यक्ति जो बचेंगे ऐसे जो केवल संतरे का रस पीते हैं और इधर 100 व्यक्तियों में अगर हम 75 घटा देंगे तो 25 व्यक्ति केवल अनार का जूस पीते हैं। अगर फॉर्मूले पे सेट करें तो A यूनियन B हमें इसमें पहले निकाल लेंगे जिससे इसका पूरा पता चल जाए। तो A है अनार का जूस जितने लोग पीते हैं, B है संतरे का रस मतलब जितने लोग पीते हैं और 75 है जो दोनों का रस पीते हैं। तो इन दोनों को जोड़कर अगर हम इसको घटा देंगे तो 175 आ जाता है। तो ये 175 ये इतना पूरा टोटल है। इस सार्वत्रिक समुच्चय का ये उप समुच्चय है और हमें निकालना है पूरक समुच्चय A डैश। तो A डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से उप समुच्चय घटा देते हैं तो पूरक समुच्चय चला आता है। जैसे 400 हम टोटल विद्यार्थी हैं और 175 विद्यार्थी जो दोनों का रस पीते हैं। कुछ विद्यार्थी और होंगे जो और रस पीते हैं जिनकी जानकारी इसमें नहीं दी गई है, वो इसमें आ जाएंगे जिनको हम लोग A डैश से व्यक्त कर रहे हैं। तो 400 में से 175 घटा देंगे तो 225 आ जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। 200
200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, 120 व्यक्ति हैं जो रसायन C1 और 50 व्यक्ति हैं जो रसायन C2, 30 व्यक्ति जो हैं वो C1 C2 दोनों रसायनों से प्रभावित हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है, C1 से ग्रसित हैं और C2 से ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताना है। C2 से ग्रसित हों और C1 से ना ग्रसित हों, ऐसे लोगों की संख्या बतानी है। C1 अथवा C2 दोनों से मतलब ग्रसित हों, ऐसे लोगों की संख्या बतानी है। तो पहले हमें जानकारी क्या दिया था, 200 टोटल व्यक्ति हैं और 120 व्यक्ति रसायन C1 से ग्रसित हैं और 50 व्यक्ति रसायन C2 से ग्रसित हैं, 30 व्यक्ति दोनों रसायनों से ग्रसित हैं। तो 30 व्यक्ति जो होंगे वो दोनों रसायनों से ग्रसित होंगे। तो C1 केवल C1 से अगर हम लोग देखेंगे तो 120 में से 30 घटा देंगे तो 90 आएगा, वो केवल C1 से ग्रसित होंगे। और 50 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो 20 आएगा जो केवल C2 से ग्रसित होंगे। अगर हम लोग एग्ज़ाम में हर बार केवल फार्मूला लिख कर अगर सॉल्व करने लगेंगे तो हम लोग का ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना के तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने कम समय में हम इसको सॉल्व कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से फिगर से भी आराम से हम इसको समझ सकते हैं और सही आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो मतलब C1 से ग्रसित हैं और C2 से नहीं, मतलब केवल C1 से जो ग्रसित हैं उनकी संख्या हो जाएगी 90। और ऐसे व्यक्ति जो केवल C2 से ग्रसित हैं, C1 से नहीं, ऐसी उनकी संख्या हो जाएगी 20। C1 अथवा C2 दोनों से ग्रसित हैं तो पूरे को हम जोड़ देते हैं, तो पूरे को जोड़ देने पर 50 और ये 90 140 जो दोनों से ग्रसित हैं, मतलब किसी न किसी रसायन से वो ग्रसित हैं। तो अगर इसको क्या बोलते हैं, हम पूरा A बोल सकते हैं और इसको B पूरा बोल सकते हैं और ये A यूनियन B पूरा निकला है। आइए आगे सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक बाज़ार में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया। पाया गया कि 720 उपभोक्ता ने उत्पाद A और 540 उपभोक्ता B पसंद करते हैं। तो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले मतलब दोनों को जो पसंद करते हैं उन उपभोक्ता की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, 1000 हमारे पास टोटल है, सर्वात्रिक समुच्चय की संख्या हो जाएगी 1000। फिर बता रहा है हमें कि उत्पाद A पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 720 और उत्पाद B पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 540। यानी इधर देखिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, A यूनियन B, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो हम A इंटरसेक्शन B को इधर भेज देते हैं और A यूनियन B को इधर भेज देते हैं। तो उत्पाद A पसंद करने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी 720 और उत्पाद B पसंद करने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी 540। और A यूनियन B यानी कि ये सार्वत्रिक समुच्चय ही टोटल लोगों की संख्या 1000 है। तो दोनों को जोड़ देंगे और 1000 से घटा देंगे तो 260 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट फिगर समझना चाहें इस तरीके से समझ सकते हैं, 1000 टोटल लोग हैं तो 720 लोग हैं वो A उत्पाद पसंद करते हैं और 520 लोग हैं वो B उत्पाद पसंद करते हैं। तो दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो कुछ ज़्यादा जो आएगा, यानी कि ज़्यादा कैसे आ सकता है कि उन 1000 मतलब ये लोगों में से ज़्यादा तभी आ सकता है जब कोई व्यक्ति 2 बार गिना जाए। 2 बार इसी कंडीशन पे वो गिना जाएगा कि अगर वो 2 उत्पाद पसंद करता है तो इसी कंडीशन पे वो 2 बार गिना जा सकता है। तो दोनों को जोड़ कर अगर हम 1000 से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग A प्रकार की कार, 200 लोग B प्रकार की कार और 500 लोग A, B दोनों प्रकार की कार
के मालिक थे। इन आंकड़ों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें डाटा दिया गया है और इस डाटा के आधार पर हमको इसकी पुष्टि करनी है कि ये डाटा सही है कि नहीं। इसमें बता रहा है कि सार्वत्रिक इसमें हो जाएगा ये 500 कार मालिकों से पूछा गया का मतलब पूछताछ किया गया, तो उसमें पाया गया कि 400 लोग हैं जो वो ए को पसंद करते हैं और 200 लोग इधर बी को पसंद करते हैं। तो टोटल 600 लोग हो जा रहे हैं। तो 600 तो है नहीं, तो 100 लोग ऐसे भी होंगे जो ए और बी दोनों पसंद करते हैं या फिर दोनों के मालिक हैं, मतलब कह सकते हैं। तो लेकिन हमारे इसमें दिया है 500, यानी कि ये हमारा डाटा गलत है। तो इसको हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। ए यूनियन बी हमारा दिया था 500, ए दिया था 400 और बी दिया था 200। ए इंटरसेक्शन बी हम निकाले हैं, तो यहाँ से हमारा आ रहा है 100 और जो क्वेश्चन भी दिया है वो दिया है 500, यानी कि हमारे आंकड़े गलत हैं। तो इसके ऑप्शन एग्ज़ाम में इस तरीके से आ सकते हैं, सभी आंकड़े सही हैं, कुछ आंकड़े स्पष्ट नहीं है, या फिर आंकड़े गलत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं जिनमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आंकड़े गलत हैं। अब आते हैं तीन डायग्राम को एक में अगर इंक्लूड कर दे तो उनसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। दिए गए चित्र और आंकड़ों में निम्न प्रश्न उत्तर का बताना है। तो पहले इसमें एक चित्र दिया है और इस चित्र की सहायता से हमें क्वेश्चन के सारे आंसर देने हैं। तो चित्र इस तरीके से है, ए ये है पूरा, बी ये है और ये सी है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है, केवल बी के अवयव की संख्या। केवल बी के अवयव मतलब केवल जो बी हो, ये इतना भाग, केवल जो बी हो उन अवयवों की संख्या बताना है जो बी और सी में हो और ए में ना हो। जो बी और सी में हो, ए में ना हो। जैसे ये भाग बी और सी में पूरा आ रहा है, लेकिन इतना भाग जो है वो ए में भी आ रहा है। सही, थोड़ा सा ये हिल रहा है बार बार में हाथ से। तो इतना भाग ये ए में भी आ रहा है, तो इसे हम नहीं लेंगे, केवल इतना भाग जो बी सी में हो और ए में ना हो, ये भाग केवल इतना हो जाएगा। फिर है केवल सी के अवयव की संख्या। केवल सी यानी कि केवल इतना। समुच्चय सी के अवयव की संख्या। समुच्चय मतलब पूरा लेना है, ये समुच्चय सी के अवयव की संख्या। फिर समुच्चय बी के अवयव की संख्या। तो समुच्चय बी ये पूरा इतना समुच्चय। फिर समुच्चय बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या। इस बार ये नहीं कहा है कि ए को ले या ना ले, तो ए को इसमें हम ले लेंगे। बी और सी के अवयव की उभयनिष्ठ समुच्चय की संख्या ये हो जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन ये भी था इसमें, केवल समुच्चय बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या। तो पहले ये फिगर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग समीकरण बना के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें दो अज्ञात राशि है, एक पी और एक क्यू। तो इसमें पहले हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यानी टोटल लोगों की संख्या दिया है 50 और बी की संख्या हमें यहाँ पे बता दिया है 16 और 7 ऐसे लोग हैं जो इस समुच्चय में तो नहीं है लेकिन समुच्चय के हमारे बाहर हैं। तो पहला हम लोग समीकरण बना लेंगे कैसे, इन सभी नंबर को और इसको जोड़ने पर 50 आना चाहिए, क्योंकि इतने ही लोग मिलाकर ही तो 50 होंगे। और दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, ये बी के जो सारे डाटा हैं इनको जोड़कर 16 आना चाहिए। दूसरा समीकरण इससे बन जाएगा। पहला समीकरण कैसे बनेगा, इन सभी डाटाओं को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे 50 के बराबर होना चाहिए। और बी के इन सारे नंबर्स को हम जब जोड़ लेंगे तो ये हमारे 16 के बराबर आना चाहिए। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कैसे। देखिए
इन सारे नंबर्स को हम लोग जोड़ ले रहे हैं लाइन से। ए के अवयव को, बी के अवयव को, सी के उभयनिष्ठ सभी को जोड़ लेते हैं। लास्ट में ये 7 वो है जो समुच्चय के बाहर था, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे और वो बराबर किसके हो जाएगा, 50 के। वो बराबर हो जाएगा 50 के। इन सभी को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, ये तो हमारा इस तरीके से जोड़ने पर आ जाएगा। ये इधर 23 आया जोड़ने पे, तो 23 को इधर भेज देंगे, 50 में से माइनस हो जाएगा, तो 50 में से माइनस होने के बाद 27 आ जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बी के अवयव दिया था, बी बराबर 16, तो बी के सारे अवयव को जोड़ेंगे और उसके बराबर हम लोग 16 को रख देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 5 आ जाएगा, 5 को इधर भेज देंगे तो 16 से माइनस हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। तो P + Q बराबर हो जाएगा 11। अब दोनों समीकरणों को हम लोग घटा देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो Q से Q कट जाएगा और फिर इसके बाद ये दोनों में से ये माइनस हो जाएगा। 5P में से ये माइनस हो जाएगा P, तो आ जाएगा 4P। और इधर से ये 27 में से 11 माइनस हो जा रहा है, तो आ जा रहा है 16। तो P बराबर आ जाएगा 4। तो ये 4 वाला मान अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो Q का भी मान पता चल जाएगा, जो हो जाएगा 7। अब हमें सारे समुच्चय के नंबर्स को ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम उसको फिगर को या फिगर में इसको हम रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम से। जैसे कि इसकी संख्या हमारी इधर आई है 7 क्योंकि, और P बराबर आया है 4, तो यहाँ पे भी P बराबर 4। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जाते हैं और यहाँ पे आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। तो कहा है केवल B के अवयव की संख्या, तो केवल B यही है ना, केवल B बताना है इसमें। तो केवल B के अवयव की संख्या क्यों था, जो आया है हमारा 7। फिर कह रहा है उन अवयवों की संख्या बताना है जो B और C में हो, A में ना हो। B और C में मतलब दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ इधर से हम सेट कर लिए हैं। देखिए उन अवयवों की संख्या बताना है जो B और C में हो, A में ना हो। तो B और C का तो पार्ट इतना आ जा रहा है, लेकिन ये भाग जो है वो A में भी आ रहा है, तो इसको हटा देंगे तो केवल इतना भाग जो होगा B C में भी है और A में नहीं है। तो इतना का केवल आ जाएगा P, जो P का हमारा मान आया था वो आया था 4, ठीक। और कह रहा है केवल C के अवयव की संख्या, तो केवल C को बताना है। ये केवल C का भाग कितना हो जाएगा, केवल इतना हो जाएगा जो दिया था 4P। तो इसमें जो मान आया था P का उसका हम कर दिए गुणा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक। अब समुच्चय C के अवयव की संख्या, समुच्चय C यानी कि हम इस पूरे को ले लेंगे। मान आया था 16, इसका मान आया था 4, 20 और ये दोनों 8, 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे है समुच्चय B में अवयव की संख्या, समुच्चय B के अवयव की संख्या ये पूरा हो जाएगा। ये 4, 6 और इधर से जोड़ेंगे 9 और 7 जोड़ लेंगे 16, तो 16 आ जाएगा समुच्चय B की संख्या। BC में उभयनिष्ठ समुच्चय की संख्या, BC में उभयनिष्ठ, इस बार ये नहीं बोला है कि A को इंक्लूड मतलब A को छोड़ दें। तो BC में उभयनिष्ठ तो पूरा इतना है भी, तो ये 4 ये है, 2 ये है, 4 2 6, तो 6 हो जाएगा B में उभयनिष्ठ की संख्या। और फिर एक क्वेश्चन इधर था केवल BC में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या, तो केवल BC, अब देखिए एक ही बात को दो तरीके से कह रहा है केवल BC में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या। इसी बात को यहाँ पर कहा था उन अवयवों की संख्या जो B और C में हो, A में ना हो। तो एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है, तो दोनों का आंसर तो 4 ही होगा, लेकिन बात दो तरीके से कही जा रही है।
उन अवयवों की संख्या जो बी और सी में हो, ए में ना हो। और इधर कहा जा रहा था केवल समुच्चय बी सी में उभयनिष्ठ, केवल लगा दिया है, तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि केवल बी सी में बताना है, ए को इंक्लूड नहीं करना है, तो उनकी संख्या हो जाएगी 4। ये हमारा दो समुच्चय के, ये दो एक 3 समुच्चय का भी ले लिए थे क्वेश्चन। इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते उतने क्वेश्चन हैं। अब आगे हम बस 3 समुच्चय के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अगले पार्ट में हम लाएंगे 3 समुच्चय के सारे सवाल। तो इसको पहले हम लोग फिगर को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम समझते हैं। इसमें जो सार्वत्रिक समुच्चय है उनकी संख्या मान लेते हैं n है, और a है, x है, दोनों x है, y है, z है, और दोनों के बीच जो है क्या बोलते हैं, ये अल्फ़ा है वो कॉमन है, और इधर दोनों के बीच में बीटा कॉमन है, और इन दोनों के बीच में गामा कॉमन है। फाई जो है वो तीनों में कॉमन है, और ये साई हैं जो समुच्चय के बाहर, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरक समुच्चय से बोल सकते हैं, साई वो पूरक समुच्चय है। तो अब देखिए जो x है वो क्या होगा, वो केवल a होगा, और y जो हो जाएगा वो केवल b हो जाएगा, और z जो है वो केवल c हो जाएगा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वो है केवल a और b में उभयनिष्ठ हो, और या फिर देखिए दो तरीके से इस बात को कह सकते हैं, केवल b और c में उभयनिष्ठ, केवल b और c में उभयनिष्ठ, और नीचे मतलब c को ना जोड़, a और b में उभयनिष्ठ। अब इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, b और a और b में हो किंतु c में ना हो, a और b में हो और c में ना हो, तो केवल यही आ जाएगा ना अल्फ़ा। इसी तरीके से बीटा को भी कह सकते हैं, केवल b और c में उभयनिष्ठ, केवल b और c में उभयनिष्ठ। इसी को और भाषा में मतलब एक तरीके से और भी कह सकते हैं, b और c में हो a में ना हो, b और c में हो a में ना हो, तो केवल ये बीटा आ जाएगा। इसी तरीके से गामा को भी कह सकते हैं कि केवल a और c में हो, केवल a और c में हो उभयनिष्ठ, या a और c में हो b में ना हो, a और c में हो b में ना हो। फिर फाई क्या है, a b c तीनों में उभयनिष्ठ, a b c तीनों में उभयनिष्ठ फाई है। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, और इसमें समझना है थोड़ा सा अच्छे से, इसको अच्छे से देखिए कैसे कर रहा है, a b और c में, a b और c में, a b c में तीनों में ना हो, ऐसे संख्या को बताना है जो a b तीनों में ना हो। तो उसको कैसे बता सकते हैं, a b c तीनों में ना हो, तो यानी कि बचा क्या हमारा, यही बचा ना, तो इनकी संख्या हमारी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जा रही है हमारी साई। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, n में से हम सब नंबर्स को अगर घटा लेंगे तो हमारा साई ही आ जाएगा। फिर दूसरा उसके नीचे हैच क्या है, कम से कम एक समुच्चय में हो, तो एक समुच्चय